Hi everyone, this is your educator Lovely Matha and welcome to जिज्ञासु प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑन बैंकिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस की बात की थी मैंने अपनी एक वीडियो में और ये वीडियो उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आप टारगेट करें यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए या फिर किसी भी यूजी पीजी की एग्जाम्स के लिए या फिर अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिसमें बैंकिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी। आई एम ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, नेट जेआरएफ क्वालिफाई इन कॉमर्स, नेट इन मैनेजमेंट एंड कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अपनी पीएचडी। आज की क्लास में हम जानेंगे द नेशनलाइजेशन एरा ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम फ्रॉम 1949 टू 1980। इस बीच में इन माइलस्टोन में क्या क्या मेजर चेंजेस देखने को मिले थे इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स में, उसकी बात करेंगे हम आज की क्लास में। तो 1947 से 1949 में क्या हुआ था ये मैंने डिस्कस किया था अपनी पिछली क्लास में, जिसमें मैंने बताया था आरबीआई के नेशनलाइजेशन एंड बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट के बारे में, जिसके थ्रू आरबीआई कंट्रोल करती है छोटी से छोटी बैंक को इंडिया के अंडर में एंड मैनेज करती है। बात करते हैं 1955 की। उस समय की इंडिया की लार्जेस्ट बैंक थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अंडर कंट्रोल थी प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट ने इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया था 1 जुलाई 1955 को, यानी कि उसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और उसका दूसरा नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। उसके 4 साल बाद 1959 में गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट प्रपोज किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट पास हुआ था 10 सितंबर 59 को, और जब इंडिया में पहले 5 ईयर प्लान चल रहे थे। क्या था इस एक्ट में? इस एक्ट में उस समय की 8 बड़ी बैंक्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी बना दिया गया था, जिसमें सबसे पहले थी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, जिनका बाद में मर्जर कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के नाम से। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ टेमकुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ये थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 8 सब्सिडरीज, ब्रांचेस नहीं, सब्सिडरीज थी। क्या रहा इसका इम्पैक्ट, आखिर क्यों गवर्नमेंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी बनानी पड़ी? तो पहला इम्पैक्ट देखने को मिला था लार्ज स्केल पर बैंकिंग इकोनॉमिक्स की बैंकिंग प्रैक्टिसेस कर सकें, स्प्रेड कर सकें रिस्क एंड लॉसेस को, यानी कि एक बैंक का अगर लॉस या रिस्क शो होता है तो वो उसका अकेले का नहीं होगा, वो सभी सब्सिडरीज का होगा, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉस होगा और उससे एक पर्टिकुलर यूनिट में लॉस होने से इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। एक इंटरेस्ट रेट, एक समान इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगी हमें कंट्री के हर कोने में। इजी एंड इकोनॉमिक ट्रांसफर किया जा सकता है फंड्स का अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो चार्जेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, लेकिन अगर एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांचेस में करेंगे तो उसके बजाय हमको कम चार्जेस देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से रेमिटेंस फैसिलिटी होती थी, पहले पैसों का ट्रांसफर एक फोन के एक क्लिक से नहीं होता था, मैनुअली जाके उससे ट्रांसफर करना पड़ता था। तो अलग अलग बैंक्स में ट्रांसफर करने पर चार्जेस भी अलग अलग देखने को मिलते थे। अगर एक ही बैंक के हम सब्सिडरी से काम कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ें कम देखने को मिलेगी, चार्जेस कम देखने को मिलेंगे। तो ये फैसिलिटी पर जो होगी वो अदर बैंक्स के मुकाबले में हमको यहाँ गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कम देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ लॉस एंड रिस्क जैसे ट्रांसफर हुआ, वैसे ही डिपॉजिट्स एंड एसेट्स का, प्रॉफिट्स का भी इजीली ट्रांसफर हो सकता है, डाइवर्सिफाई किया जा सकता है ईच एंड एवरी सब्सिडरी में ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन नेशनलाइजेशन का ये एरा यहीं पर नहीं रुका, अभी तो ये शुरू हुआ है। 1969 को इंदिरा गांधी सरकार ने उस समय की टॉप 14 लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, अनाउंस कर दिया गया नेशनलाइजेशन, जिनकी रिजर्व से 50 करोड़ से ज्यादा। और ये नेशनलाइजेशन इम्प्लीमेंट हुआ अंडर ए न्यू एक्ट विच इज कॉल्ड द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 में। कौन सी थी वो बैंक्स जिनका नेशनलाइजेशन किया, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। पर पहले हम ये जान लेते हैं कि नेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ रही थी। देखिए, उस समय इंडिया सफ़र कर रहा था कुछ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्बैलेंस से।
वॉर देखने को मिला था, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर 1962 एंड 1965 में, जिससे इकोनॉमी तहस नहस होती है। कोई भी वॉर हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, इकोनॉमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी के साथ उस समय के दो बड़े सूखे देखने को मिले थे। प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली बढ़ती जा रही थी इंडियन इकोनॉमी में। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो है थी, जो आम जनता की सेविंग्स थी, उनका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट, उसके लिए नेशनलाइजेशन करना ज़रूरी हो गया था। इसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर्स थे लाइक एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, इनका ग्रोथ कम रही थी बजाय इंडस्ट्रियल सेक्टर के। उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत जोर पकड़ रहा था एंड उसकी ग्रोथ की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को लॉस देखना पड़ रहा था। तो इन सभी रीजंस को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर बैंक का नेशनलाइजेशन करना पड़ा था, जिससे गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर को अपने कंट्रोल में ले लिया था और वो रिस्पॉन्सिबल थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक बैलेंस ग्रोथ के लिए। दो मेन गोल उस समय देखने को मिले थे। पहला था फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया by making banking services available to a larger population। के प्राइवेट सेक्टर पहले अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेगा या पहले गरीबों की ग्रोथ के बारे में सोचेगा? ये काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ही सभी सेक्टर्स के लिए इक्वली थॉट्स रखती है, उनको ग्रोथ करने के अवसर देती है। इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल हो सकता था आफ्टर दिस नेशनलाइजेशन। इसके साथ साथ उस समय प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था इंडियन इकोनॉमी को, और इकोनॉमिक पावर जो वेल्थी इंडिविजुअल्स और फैमिलीज हैं उनके हाथ में जाने का खतरा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको लिमिट करने के लिए नेशनलाइजेशन एक बड़ा कदम साबित हुआ। ये तो था पहला फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी और बाकी था नेशनलाइजेशन करना। 1980 में गवर्नमेंट ने 6 और कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, जिनकी डिपॉजिट्स थे 200 करोड़ से ज़्यादा। और ऐसा करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन बैंकिंग बिजनेस के 90% स्टेक्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब जानेंगे कौन कौन सी वो बैंक थी जिनका नेशनलाइजेशन किया गया। तो आप देख सकते हो 1969 में ये 14 बैंक्स थी जिनका नेशनलाइजेशन किया गया। काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन सी बैंक है जिनका नेशनलाइजेशन 1969 में किया गया है या नहीं किया गया। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नेट के एग्जाम्स में। तो मैंने यहाँ एक न्यूमोनिक्स बनाया है जिसके थ्रू काफी इजी हो जाएगा इसको याद करना। देख लेते क्या है। एक यूनियन है जिसमें एक पर्सन काम करता है जिसका नाम है बॉब। तो एक यूनियन का बॉब है वही इंडियन जो महाराष्ट्र के ओवरसीज की सैंड पर, ओवरसीज मतलब बीचेस की ओवरसीज की सैंड पर पेन भी लेकर घूम रहा है। अब पेन लेके कौन घूमता है बीचेस पे? ये लेकर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसको रिपोर्ट करनी है सीबीआई को, क्योंकि उसको सीबीआई को रिपोर्ट देना है। और वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया है, लेकिन फ्रेंड्स देखो कैसे हैं, उसका कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके ऑल फ्रेंड यूनाइटेड होकर यानी कि एक साथ होकर बोल रहे हैं कि यू कैन डू इट, तुम ही कर सकते हो, हमसे नहीं होगा। ट्रिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। यूनियन से यहाँ हो गया यूनियन बैंक, बॉब हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, BOI बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक एंड PNB यानी कि PNB पंजाब नेशनल बैंक। यू को कैपिटल लेटर्स पे ध्यान देना है। यूको बैंक, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, ऑल से यहाँ रिलेट कर लो इलाहाबाद बैंक को स्पेलिंग सही में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड कैन से कैनरा बैंक। ये हो गई 14 बैंक। काफ़ी इजी हो जाएगा, एक बार आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे इजीली आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी 14 बैंक्स के नाम। वहीं 1980s में 6 बैंक्स थी, हालांकि इजी है याद करना, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ एक न्यूमोनिक और बना दिया है। विजय एक अंधेरी कॉरपोरेशन यानी कि कॉरपोरेशन लॉस में चल रही है, जो अंधेरी कॉरपोरेशन जिससे एक पंजाबी एंड सिंधी चलाते थे से एक न्यू ओरियो लाया। डिटेल्स देख लीजिए। विजय से विजय बैंक लिमिटेड, अंधेरी को आंध्र बैंक लिमिटेड कर दीजिए, कॉरपोरेशन बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू से न्यू बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरियो से ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स। थोड़ा इजी हो जाएगा, इससे मज़ेदार हो जाएगा चीज़ें याद करना, बोरिंग नहीं लगेगा आपको।
एंड आफ्टर नेशनलाइजेशन क्या इम्पैक्ट पड़ा है नेशनलाइजेशन का हमारी इकोनॉमी पर, तो देखते हैं इम्प्रूव्ड बैंकिंग सिस्टम का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है थ्रू गवर्नमेंट। पब्लिक ट्रस्ट बढ़ा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर, पब्लिक ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। रूरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर सिर्फ रिचेस्ट पीपल के लिए वर्क करता था, वहाँ नेशनलाइज्ड बैंक रूरल एरिया के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली थी। लो कॉस्ट सर्विसेज अब एक ही ऑनर के अंडर में आने वाली है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वेरियस वाइटल सेक्टर्स, गवर्नमेंट अब वाइटल सेक्टर्स जो जैसे कि स्टील, कोल एंड एग्रीकल्चर है उसके उस पर इन्वेस्ट करने वाले थे, जिससे कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला था इकोनॉमी को। और इसी के साथ प्राइवेट बैंक्स जहां प्रेजेंट नहीं थे इससे पहले, अब वो गवर्नमेंट के अंडर में आने के बाद रूरल एरिया में भी ओपन होने वाले थे, तो ऑटोमेटिकली अर्बन एंड रूरल बैंकिंग का जो गैप है वो फिल होने वाला था। तो ये मेजर इम्पैक्ट देखने को मिले थे आफ्टर नेशनलाइजेशन के बाद। एक और कुछ डेटा और है, लाइक बैंकिंग बिजनेस का 91% स्टेक चला गया था अब गवर्नमेंट के हाथ में। 50 करोड़ एंड 200 करोड़ प्लस डिपॉजिट्स वाले बैंक्स अब नेशनलाइज्ड हो चुके थे। 1970 से 1990 में 1990 तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस हैं वो 7 गुना बढ़ गई थी। एंड देखने डिपॉजिट्स में ग्रोथ हुई थी 43 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिली थी, 32 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिली थी बैंकिंग एडवांस में ड्यूरिंग 1970 टू 1990 के बीच में। ये सारा इम्पैक्ट देखने को मिला था आफ्टर नेशनलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। सो आज की वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं जिज्ञासु नेट/JRF पे फॉर फ्री 500 प्लस फ्री PDFs एंड जिज्ञासु कर्मठ माय YouTube हैंडल नेम एंड जिज्ञासु माय Instagram पेज। एंड टेक केयर, बाय बाय।